बहुत बड़ा आदमी है। मैं काफी समय से उसकी तलाश कर रहा हूँ। अगर हम आज उन्हें रोके तो कल हमारी मौत तय थी। जो ताकत उनके पीछे है उसका सामना कोई साधारण इंसान नहीं कर सका। मैंने दुखी होकर पूछा, तो क्या मैं बस उसे यूं ही जाते हुए देखता रहूं? पता नहीं अब उससे दोबारा मुलाकात भी होगी या नहीं। मास्टर बोला, फिलहाल उसके बारे में मत सोचो। जिस संगठन के लोग उसे ले गए हैं, तुम अभी उस स्तर तक पहुंचे ही नहीं हो कि उनका सामना कर सको। फिर मास्टर ने कहा, ली मेरे साथ बाहर चलो, ये कुछ 100 युआन रखो, इससे तुम्हारी दुकान करीब 10 दिन चल जाएगी। बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देना, कुछ पैसे भी कमा लोगे। मैं खुश होकर बोला, फिर तो मैं मोबाइल खरीदने के लिए भी पैसे जमा कर लूंगा। रास्ते में मास्टर बोले, सावधान रहना, किसी की गाड़ी से मत टकरा जाना। मैंने कहा, बिल्कुल। तभी गलती से मेरी इलेक्ट्रिक बाइक एक BMW से छू गई। गाड़ी का मालिक गुस्से में बोला, अरे आंखें नहीं है क्या, ये BMW है। मैंने घबरा कर कहा, अगर कागज से साफ कर दूं तो क्या निशान हट जाएगा? वो बोला, तुम्हें क्या लगता है? मैंने पूछा, तो अब क्या करना होगा? वह बोला, और क्या, नुकसान की भरपाई करनी होगी। मैंने डरते हुए पूछा, इतने से निशान का कितना खर्च आएगा? वह बोला, कम से कम 10,000 युआन। उसी समय मास्टर आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, गलती से गाड़ी छू गई, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं इसका पैसा जरूर चुका दूंगा। गाड़ी वाला बोला, यहाँ की मरम्मत में कम से कम 10,000 लगेंगे, क्या तुम दे पाओगे? मैंने ईमानदारी से कहा, अभी नहीं दे सका, लेकिन मैं जरूर चुका दूंगा, कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। उस आदमी ने मुझे देखा और कहा, छोड़ो, लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, रहने दो, कोई पैसे नहीं चाहिए, अगली बार ध्यान रखना। उसके जाने के बाद मास्टर बोले, तुम जानते हो उसने तुमसे पैसे क्यों नहीं लिए? मैंने पूछा, क्यों? मास्टर बोले, उसके चेहरे को देखकर ही समझ गया था कि वह अक्सर अच्छे काम करता है, इसलिए उसे तुम जैसे इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाले गरीब लड़के पर तरस आ गया। फिर उन्होंने मुझे एक पर्ची दी और कहा, इसे अंदर बैठी उस लड़की को दे आओ। मैंने पूछा, आप आखिर मुझे किससे मिलवाना चाहते हैं? मास्टर मुस्कुराए, वह खुद आ जाएगी, तब समझ जाओगे। चलते चलते उन्होंने कहा, मेरी भविष्यवाणी की कला तुम्हारी माँ की तुलना में अभी बहुत कमजोर है। स्वर्ग के नियमों के अनुसार तुम्हारी माँ एक दिव्य प्राणी आत्मिक सत्ता है, इसलिए वह रोज सिर्फ 3 लोगों का भविष्य देख सकती है। अगर उससे ज्यादा देखेंगी तो उनका शरीर सह नहीं पाएगा। उधर लड़की से एक वेट्रेस बोली, यही वह पर्ची है, उसी लड़के ने मुझे दी थी और कहा था कि यह आपको दे दूं। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई, ये तुम्हारी टिप है। लड़की मेरे पास आई और बोली, क्या यह पर्ची तुमने लिखी थी? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, लेकिन मुझे ही क्यों दी? मैंने शर्माते हुए कहा, माफ कीजिए, अभी अभी आपकी गाड़ी मुझसे खरोंच गई थी, अगर मैं कुछ भी न करता तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लड़की बोली, मेरे पापा कहते हैं कि तुम जैसे लोग ढोंगी होते हैं। मैंने शांत होकर कहा, मैं ढोंगी नहीं हूँ, मानना या न मानना आपकी मर्जी है। वह फिर बोली, मेरे पापा अब भी यही कहते हैं कि तुम धोखेबाज हो। मैंने उसके चेहरे को देखकर जो बातें समझी थी वे सब उसे बता दी। कुछ देर बाद लड़की अपने पिता गुओ वेई के साथ आई। गुओ वेई बोले, यह मेरी बेटी गुओ टिंग टिंग है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मास्टर? मैंने कहा, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैंने आपकी बेटी की गाड़ी पर खरोंच लगा दी थी, इसलिए। गुओ वेई बोले, हाँ मुझे सब पता है, मेरी बेटी ने बता दिया। कहानी में बताया गया कि गुओ वेई एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने दुनिया भर के कई तरह के हथकंडे देखे थे, इसलिए उन्हें पहले से अंदाजा हो गया था कि मैंने यह भी देख लिया है कि उनकी बेटी मुझसे नुकसान की भरपाई नहीं करवाएगी। मैंने बस वह बात खुलकर नहीं कही थी। गुओ वेई ने पूछा, अभी आपने कहा था कि जो तोहफा मैं देने जा रहा हूँ सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने जवाब दिया, मैंने आपके और आपकी बेटी दोनों के चेहरे पढ़े हैं, उनमें इस काम के सफल होने का कोई संकेत नहीं दिखा, बस इसी से समझ गया कि इस उपहार में कोई समस्या है। गुओ वेई बोले, इस डिनर मीटिंग के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से सामने वाला मिलने के लिए तैयार हुआ है। मुझे पता है कि उसे प्राचीन वस्तुएं पसंद हैं, ऊपर से इस साल उसका जन्म वर्ष भी है, इसलिए मैंने उसके लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का उपहार खरीदा है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे पसंद आएगा। मैंने पूछा, क्या उपहार है? उन्होंने कहा, चिंग राजवंश का बना हुआ जेड हरिताश्म का बाग। लड़की बोली, इसे मैंने और पापा ने मिलकर चुना है, खरीदने से पहले विशेषज्ञों से इसकी जांच भी करवाई थी। यह असली चिंग राजवंश का जेड है और असली प्राचीन वस्तु है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैंने पूछा, बाघ के अलावा और किसी ने भी उन्हें कोई उपहार दिया है? गुओ वेई हैरान होकर बोले, मास्टर आपका मतलब क्या है? मैंने कहा, एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते। अगर उनके पास पहले से ही एक बाघ है और आप दूसरा बाघ देंगे तो चाहे वह कितना भी कीमती क्यों ना हो, यह शुभ नहीं माना जाएगा। तभी बेटी बोली, पापा आपको 3 साल पहले की बात याद है? गुओ वेई अचानक चौंक गए। अरे 3 साल पहले तो मैंने उन्हें पहले ही एक बाघ उपहार में दिया था, उन्हें वह बहुत पसंद भी आया था। मैं यह बात पूरी तरह भूल गया। एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं, इतना बड़ा निषेध मैं कैसे भूल गया? फिर उन्होंने घबरा कर कहा, मास्टर कृपया कोई उपाय बताइए, सामने वाला व्यक्ति बस आने ही वाला है, अब नया उपहार तैयार करने का समय भी नहीं है। मैंने कहा, उपाय तो है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। सब जानते हैं कि किसी को उपहार देना हो तो अच्छी चीज ही दी जाती है, लेकिन इस बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस जेड के बाघ को आप देने वाले हैं उसे किसी और को दे दीजिए, या यूं कहें कि उसका रूप बदल दीजिए। सामने वाला घबरा गया। मास्टर कृपया विस्तार से समझाइए, सामने वाला व्यक्ति अभी आने ही वाला है, अब नया उपहार तैयार करने का समय नहीं है। अगर इस बार वह नाराज हो गया तो दोबारा उससे मिलना बहुत मुश्किल होगा। मैंने फिर कहा, उपाय है, बस ये देखना है कि आप उसे करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। गुओ वेई बोले, मास्टर कृपया बताइए। मैंने कहा, वह जेड का बाघ निकालिए, मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने बाघ निकालकर मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा, इसे बीच से तोड़ दीजिए और फिर उसी हालत में उन्हें
भेंट कर दीजिए। सभी चौंक गए। क्या इसे तोड़ दें? फिर तो ये बेकार हो जाएगा। ऐसी टूटी हुई चीज कोई कैसे उपहार में दे सकता है? लेकिन गुओ वेई ने बिना झिझक कहा, मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, टिंग टिंग मास्टर को 10,000 युआन दे दो, ये उनकी सलाह की फीस है। मास्टर मेरे पास आकर बोले, तुमने ये कैसी अजीब सलाह दे दी? बाघ तोड़ दिया तो वह कबाड़ बन जाएगा। हैरानी की बात है कि गुओ वेई ने तुम्हारी बात पर विश्वास भी कर लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसका कारण बहुत आसान है। एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते, इसलिए अगर उस जेड के बाघ को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो वह अब एक पूरा बाघ नहीं रहेगा। फिर 2 बाघ होने का सवाल ही नहीं उठेगा। मास्टर बोले, लेकिन टूटी हुई चीज तो बेकार मानी जाती है, सामने वाला उसे देकर नाराज नहीं होगा। मैंने समझाया, जब बाघ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है तो उसका प्रतीकात्मक अर्थ बदल जाता है। इसका मतलब होता है कि अब एक पहाड़ नहीं बल्कि 2 पहाड़ हैं। 2 पहाड़ और 2 बाघ, यह तो और भी शुभ संकेत है। फिर वह नाराज क्यों होगा? मास्टर हंसकर बोले, तुम यह सब बना तो नहीं रहे? मैंने कहा, बना रहा हूँ या नहीं, इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। कुछ समय बाद गुओ वेई वापस लौटे। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, मास्टर आप तो कमाल के हैं। जब मैंने टूटा हुआ जेड का बाघ उन्हें दिया तो पहले तो वह कुछ पल के लिए चौंक गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जोर से हंसने लगे। आप जितने महान भविष्यवक्ता हैं वैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। मैंने विनम्रता से कहा, आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गुओ वेई ने पूछा, मास्टर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आगे भी जरूरत पड़े तो आपसे संपर्क कर सकूं। मैंने झेपते हुए कहा, मेरे पास अभी मोबाइल फोन ही नहीं है। मास्टर बोले, फिलहाल मेरा नंबर ले लीजिए, कोई काम होगा तो मैं इसे बता दूंगा। गुओ वेई ने कहा, ठीक है, तब आगे आपको ही परेशान करना पड़ेगा। मास्टर मुस्कुराकर मुझसे बोले, लगता है आज तुम्हें अपने साथ लाने का फैसला सही था। कुछ देर बाद मास्टर बोले, वह अभी तक आया क्यों नहीं? मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। फोन रखने के बाद उन्होंने कहा, चलो वह यहाँ नहीं आ पाएगा, हमें ही उसके पास जाना होगा। मैंने पूछा, वह आदमी कौन है? मास्टर बोले, वह मेरा साथी है। मैंने कहा, अगर नहीं आ सका था तो पहले ही फोन कर देता, हमें इतनी देर इंतजार क्यों करवाया? मास्टर बोले, उसका कहना है कि फोन पर बात समझाना मुश्किल है, इसलिए हमें वहीं बुलाया है। हम दोनों वहां पहुंचे। उस आदमी ने पूछा, तुम अपने साथ इस अजनबी को क्यों ले आए? मास्टर ने उसे मेरी पहचान और